उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में 29 अप्रैल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सूरतगंज में एक महिला ने 5 बच्चों को जन्म दिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सूरतगंज के अधीक्षक राजश्री त्रिपाठी के अनुसार इस महिला ने 3 बेटी और 2 बेटों को जन्म दिया है, जिनका वजन 800 ग्राम से लेकर 1.25 किलो तक है। इन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। कोई भी महिला किन परिस्थितियों में 5 बच्चों को जन्म देती है, शुरुआती दिनों में वो कौन सी जांच, वो कौन सा अल्ट्रासाउंड कराए, जब उस महिला को ये पता चल जाए कि उसके गर्भ में पल रहे बच्चों की संख्या कितनी है। इस संदर्भ में हमने विस्तृत बातचीत की है दिल्ली की मैक्स अस्पताल की वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर उषा एम कुमार से, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। तो आइए सुनते हैं उनकी जुबानी कि वो क्या कहती हैं कि जब किसी महिला को 5 बच्चे हों तो उसकी वजह क्या होती है, वो किस तरह की सावधानियां बरते जिससे कि माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ रहें। पहली बात तो ये है कि जो यूजुअली जो 5 बच्चे या इसको अपन मल्टीपल प्रेगनेंसी बोलते हैं, और मल्टीपल प्रेगनेंसी का मतलब है कि एक से ज्यादा बच्चे गर्भ में होना। दूसरा ये है कि जो 5 बच्चे हैं इसके लिए एक स्पेशल टर्म यूज करते हैं जिसको बोलते हैं क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी। क्वाड्रुपल 4 के लिए होता है, सिंगल बेबी होता है, एक सिंगल होता है, ट्विंस 2 बच्चों के लिए होता है, क्वाड्रुपल 4 और क्विंटुप्लेट 5 और सेक्सप्लेट 6 बच्चों के लिए। तो ये जो 5 बच्चे हैं या मल्टीपल प्रेगनेंसी है, जो बहुत सारी प्रेगनेंसी गर्भ में होती हैं, वो 2 कारणों से हो सकती हैं। एक तो ये है कि या तो नेचुरल हो जाए, उसमें कोई टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह का ट्रीटमेंट नहीं कराया, जैसा कि आप इस ग्रामीण महिला का बता रहे हो। तो एक ग्रामीण महिलाओं में मैं नहीं समझती कि उन्होंने कोई अपना टेस्ट ट्यूब बेबी का या कोई ट्रीटमेंट कराया होगा। उनका नेचुरली ये प्रेगनेंसी हुई होगी। तो नेचुरल प्रेगनेंसी होने के जो कारण होते हैं कि ज्यादा बेबीज कैसे कंसीव कर लिए, तो यूजुअली अगर किसी पेशेंट का जेनेटिक बैकग्राउंड है, मतलब उसके परिवार में उसकी मम्मी को, उसकी नानी को अगर ऐसे ट्विंस प्रेगनेंसी या एक से ज्यादा बच्चे गर्भ में रहे हैं, तो उस महिला को भी थोड़ी सी ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि उसको भी एक से ज्यादा प्रेगनेंसी हो, बच्चे हो एक प्रेगनेंसी में। तो दूसरा कारण ये हो सकता है कि अगर वो ओल्डर एज ग्रुप, अगर वो थोड़ी महिला 35 साल से ज्यादा की उम्र की है, 40 साल की है या 42 साल की है, मतलब कोई भी उम्र जो 35 साल के बाद की है, तो उसमें भी मल्टीपल प्रेगनेंसी के ज्यादा चांसेस होते हैं। तीसरा ये है कि अगर किसी भी महिला के बच्चे उनके 5 से ज्यादा प्रेगनेंसी हुई है, तो उसमें भी फिर ये मल्टीपल प्रेगनेंसी होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो अब आपने मुझे पूछा कि अगर ये ऐसी प्रेगनेंसी है तो इसके प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला तो ये है कि जैसा कि एक महिला को अगर एक बेबी है तो उसका जो पेट का साइज है या गर्भ का साइज है वो उसी हिसाब से बड़ा होता है। लेकिन अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो जो नॉर्मल गर्भ का साइज होना चाहिए उससे वो थोड़ा बड़ा होता है, मतलब क्योंकि उस गर्भ में 2 या 3 4 जितनी भी प्रेगनेंसी है उसके हिसाब से उसका साइज भी बढ़ जाता है। दूसरा ये है कि वो जो प्रेगनेंसी है वो एक अंडे के वजह से है या एक अंडे से एक भ्रूण बना, एम्ब्रियो बना और वो बाद में 5 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो 2 तरीके से होती है कि या तो उस महिला के अंडे ही 5 बने और 5 अंडे स्पर्म से फर्टिलाइज हुए और उसकी वजह से 5 प्रेगनेंसी हो गई, या फिर उसके महिला के 3 एग थे जिसमें कि फर्टिलाइज होके वो एम्ब्रियो बना, भ्रूण बना और वो ट्विंस में 2 ट्विंस में डिवाइड हो गया, एक सिंगल रहा, या फिर एक एम्ब्रियो 5 में डिवाइड हो गया। ऐसे ये एक सिचुएशन हो सकती है जब एक प्रेगनेंसी में 3 4 5 बेबीज होते हैं। तो अगर वो एक ही एग से डिवाइड होके बने हैं तो वो आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल का मतलब है कि उनका जो दिखने में, आगे बिहेवियर में वो एक से दिखते हैं। आपने शायद सुना होगा कि जुड़वा बहनें हैं, जो सीता और गीता मूवी थी उसमें दोनों जुड़वा बहनें एक सी दिखती थी, है ना। तो जुड़वा मूवी आई थी, उसमें सलमान खान का डबल रोल था। तो आइडेंटिकल का मतलब है कि दोनों ही एक से दिखते हैं, और अनआइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं उसमें वो दोनों एक से नहीं दिखते और उनका बेबीज का सेक्स भी अलग अलग होता है, तो उसमें शक्ल सूरत भी उन दोनों की अलग अलग होती है। तो ये प्रेगनेंसीज जब भी होती हैं
तो माँ के लिए ये एक बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन होती है कि इसमें उनका जो न्यूट्रिशन है, उनका जो पोषण है, वो बेबीज के लिए पर्याप्त है या नहीं है, क्योंकि उनको एक बच्चे को पोषण नहीं करना है, 3-3, 4-4, 5-5 बेबीज को पोषण करना है। तो उनमें हीमोग्लोबिन जो होता है, हो सकता है कि उनकी गर्भावस्था के दौरान उनका हीमोग्लोबिन कम हो जाए, उसको जो हम एनीमिया बोलते हैं, तो एनीमिया की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरा, कभी कभी ऐसा होता है, जैसा कि आपने ये बताया कि इनकी प्रेगनेंसी में 7 मंथ्स में ही वो डिलीवरी हो गई या 8 मंथ्स में ही डिलीवरी हो गई, तो उनमें प्री टर्म लेबर का मतलब है कि कोई भी सिचुएशन, नॉर्मल जो प्रेगनेंसी होती है 40 हफ्ते की होती है, लेकिन अगर 40 हफ्ते से पहले ही 37 हफ्ते की प्रेगनेंसी में अगर पहले से ही पेन शुरू हो जाए, जैसा कि यूजुअली ये बहुत सारे जब बेबीज की प्रेगनेंसी होती है, मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है, तो उसमें 7 महीने में या 28 वीक्स में, 32 वीक्स में ऐसे उनको पेन्स आना शुरू हो जाते हैं। तो उसके कारण सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये है कि बेबी जो है, बच्चे हैं, उनकी ग्रोथ पूरी नहीं हो पाती और कम उम्र में ही वो बाहर आ जाते हैं, और कम उम्र में आने से उनका लंग्स का जो फेफड़ों का डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, और उसकी वजह से हो सकता है कि बच्चों को बर्थ के टाइम सांस लेने में तकलीफ होती है, उनको शायद बेबी के आईसीयू में रखना पड़ता है, उनको थोड़ा सा आर्टिफिशियल फीड देना पड़ता है। ये सारी मुश्किलें बच्चों में होती हैं। दूसरा, मदर के लिए जो प्रॉब्लम है, अगर वो मल्टीपल प्रेगनेंसी को उनको कैरी कर रही है, तो उसमें ये प्रॉब्लम होती है कि उनको ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की संभावना होती है, क्योंकि नॉर्मल प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर 2-3% प्रेगनेंसी में होता है, लेकिन जो मल्टीपल प्रेगनेंसी है उसमें 5-8 टाइम्स, मतलब 5 से 8 गुना ज़्यादा संभावना होती है कि उनको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और ये जो एनीमिया, ये सारी प्रॉब्लम्स उनको हो जाए। तो एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा क्या होता है कि कभी-कभी जो बच्चे हैं पेट के अंदर, उसमें अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी है, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि जो बच्चे की जो आवल होती है और जो प्लेसेंटा होता है वो एक ही होता है, तो उसकी वजह से उसमें बच्चों में आपस में एक तरह से कंपटीशन हो जाता है कि किस बच्चे को ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा। कभी-कभी ऐसा होता है कि एक बच्चा बहुत ज्यादा ओवरफेड हो जाता है, दूसरा बच्चा उसको पोषण मिल ही नहीं पाता, तो उसकी वजह से ऐसा भी पॉसिबल है कि अर्ली प्रेगनेंसी में ऐसा हुआ 3 से 5 महीने के दौरान में, तो एक बच्चे का मिसकैरेज हो सकता है कि एक बच्चा जिसको कि पोषण अच्छा नहीं मिल पा रहा, हो सकता है कि प्रेगनेंसी में ही उसकी धड़कन रुक जाए और उसकी डेथ हो जाए, और दूसरा बच्चा कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहे। कभी-कभी ऐसा होता है कि बच्चे का मिसकैरेज नहीं होता, लेकिन उनके आकार में बहुत डिफरेंस हो जाता है। एक बच्चा कम डेवलप हो पाता है, दूसरा बच्चा ज़्यादा डेवलप हो जाता है। तो एक बच्चे को ब्लड सप्लाई या पोषण ज़्यादा मिल रहा है, दूसरे बच्चे को ब्लड सप्लाई या पोषण कम मिल रहा है। तो इसको हम ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें कि ये प्रॉब्लम होती है। और उसमें प्रॉब्लम ये है कि जब बेबीज की डिलीवरी होती है, तो फिर जो ओवरफेड बेबी है उसको सांस लेने में भी तकलीफ उसको भी हो सकती है, और उससे ज़्यादा तकलीफ जो बेबी जिसका कि आकार अच्छे से बढ़ नहीं पाया, जिसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाई, तो उसको भी कई सारी समस्याएं हो सकती हैं, और उसको भी आईसीयू में रखने की, बेबी आईसीयू में रखने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। एक और समस्या है कि यूजुअली क्या होता है कि जो बच्चे हैं उनमें से नॉर्मल, जो अगर एक सिंगल प्रेगनेंसी है, तो नॉर्मल डिलीवरी की जो पॉसिबिलिटी होती है वो होता है कि बच्चा जो गर्भावस्था में होता है उसका सर नीचे होता है, और उसके जो बटक्स है, पैर है, वो ऊपर होते हैं। तो चूंकि हेड एक हार्ड शेप का स्ट्रक्चर है, तो उससे बच्चेदानी का मुंह बहुत आसानी से खुल जाता है। लेकिन अगर गर्भावस्था में एक से ज्यादा बच्चे हैं, ट्विंस हैं, या जैसे इनमें जिसका आपने बताया उनको 5 प्रेगनेंसी में है, तो हो सकता है कि जो पहला बेबी है उसका सर नीचे ना होके उसके पैर नीचे हो या आवल नीचे हो, तो ऐसी वाली सिचुएशन में उसकी डिलीवरी में बड़ा मुश्किल होता है। और यूजुअली जो डॉक्टर्स होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि फिर इसका बेहतर ये होगा कि सिजेरियन सेक्शन करवाएं। तो एक ये और भी है प्रॉब्लम की डिलीवरी के टाइम सिजेरियन सेक्शन होने की पॉसिबिलिटी थोड़ा सा बढ़ जाती है।
अब इनका जो आपने बताया, हो सकता है ये ग्रामीण उस महिला का आप बता रही हैं, हो सकता है कि उनकी डिलीवरी घर में ही हो गई हो या हेल्थ केयर सेंटर में हुई सामुदायिक हो। स्वास्थ्य केंद्र पे हुई है जी। अच्छा, जी तो जी। हो सकता है कि उनका नॉर्मल हुई है, नॉर्मल हुई है। नॉर्मल हुई है। जी तो नॉर्मल डिलीवरी के थोड़ी पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है जब महिला के पहले भी डिलीवरी हो चुकी हो, जी क्योंकि जी। अगर अगर पहले एक डिलीवरीज हो बच्चा है चुकी है, उनका, हाँ हाँ। नॉर्मल हो चुकी है, तो उनकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ये हो जाती है कि शायद वो मल्टीपल प्रेगनेंसी, जो ज्यादा बेबीज है वो भी नॉर्मल डिलीवर हो जाए। लेकिन उनके लिए, बेबीज के लिए रिस्क तो रहता ही है। अगर वो बहुत लकी हैं, हम सभी लोग, तो बेबीज नॉर्मल डिलीवर होके सारे नॉर्मल आ जाते हैं। नहीं तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि बच्चों को डिलीवरी के दौरान ही प्रॉब्लम हो जाए, और सारे बेबीज का एक के बाद एक निकलना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। कभी 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 ऐसा होता है कि पहला बेबी, दूसरा बेबी आ गया और तीसरे बेबी को आने में समय लग रहा है और उसकी धड़कन खराब हो जाए। तो ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा एक जो बहुत बड़ी समस्या है वो ये है, क्योंकि यूट्रस या गर्भाशय का साइज भी बहुत बड़ा हो जाता है, इतने सारे बच्चों को एकोमोडेट करना है। क्योंकि अगर बच्चों का साइज छोटा भी है, 800 ग्राम्स 900 ग्राम्स के भी हैं, तो अगर आप सारे बच्चों का वजन एक साथ मिला के रखें तो कभी कभी ये वजन 4 किलो 5 किलो तक का हो जाता है टोटल वेट। तो उसकी वजह से जब बेबीज की डिलीवरी होती है तो बच्चेदानी जिस गति से सिकुड़ना चाहिए, सिकुड़ के अपनी नॉर्मल पोजीशन में आना चाहिए, वो उस स्पीड से सिकुड़ नहीं पाती है। और उसकी वजह से ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, हो सकती है कि माँ को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाए और उसके बाद उनको जिसको हम पोस्टपार्टम हेमरेज बोलते हैं, उसका मतलब है कि बच्चेदानी से खून जाना डिलीवरी के बाद। तो बच्चेदानी जिस तरह से सिकुड़ना चाहिए, छोटे आकार में आ जाना चाहिए, ब्लीडिंग बंद हो जाना चाहिए नॉर्मली, वो नहीं हो पाता और उनको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। और अगर कभी कभी ये ब्लीडिंग यूट्रस का मसाज कर देने से या कुछ दवाइयां देने से ठीक हो जाती है, लेकिन कभी कभी ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि उनकी माँ की जान पर भी बनाती है। अगर सही समय पर सही सहायता ना मिले, उनको सही से हॉस्पिटल में जल्दी से जल्दी ना एडमिट हो पाए, उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी जरूरत पड़ सकती है। तो ये सारी सुविधाएं ना मिल पाए, स्पेशलिस्ट की केयर ना मिल पाए, तो ये जो सिचुएशन है वो जानलेवा भी हो सकती है। मैम, जो ये बच्चों का वेट है, जैसे कि किसी का 800 ग्राम, किसी का 900, ज्यादा से ज्यादा 1200 ग्राम का है ना, तो ये बच्चों के लिए कितना हार्मफुल है? वही है कि देखिए, जितना बच्चे का नॉर्मल जो वेट होता है वो है कि आइडियली 2.5 केजी से ऊपर होना चाहिए। जी तो 2.5 केजी से जितना नीचे नीचे होता जाएगा, वो उतनी ज्यादा बच्चे के लिए बाहर के एनवायरनमेंट में सरवाइव करने की क्षमता को कम करता जाएगा। और दूसरी बात ये है कि अगर बॉडी वेट बच्चों का कम है और वो बहुत कमजोर है, तो हो सकता है कि उनको बर्थ के बाद इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाए। तीसरी बात यह है कि उनके जो ऑर्गन हैं वो अच्छे से, जो अंग हैं, मसल्स हैं, वो अच्छे से डेवलप ना हो पाए और उसकी वजह से उनको फीड करने में प्रॉब्लम हो, उनको उनके फेफड़े अच्छे से ग्रो ना कर पाए, तो उसकी वजह से हो सकता है कि उनको सांस लेने में डिफिकल्टी हो। तो बच्चों के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि यूजुअली अगर पेशेंट के बारे में हमें पहले से पता होता है कि उनका समय से पहले वो लेबर में जा रही हैं, तो हम लोग उनके लिए एक तरह का इंजेक्शन देते हैं जिसको स्टीरॉयड इंजेक्शन बोलते हैं। वो बेसिकली इंजेक्शन इसलिए होता है कि वो बच्चों के लंग्स की ग्रोथ में हेल्प करता है। तो अगर वो कम समय में भी डिलीवर हो रहे हैं तो उनके लंग्स इतने मजबूत हो जाते हैं, मतलब यूजुअली 2 इंजेक्शन देते हैं 12-12 घंटे के इंटरवल पे, तो वो उस इंजेक्शन से बहुत बड़ी सहायता मिलती है। अगर बच्चों की डिलीवरी हो भी जाती है तो उनका आईसीयू में जाने की स्थिति को रोका जा सकता है, उसकी सांस लेने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है उस इंजेक्शन के जरिए से। लेकिन अगर वो इंजेक्शन भी ना लग पाए और उनको हम मदद ना कर पाए, तो ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी होती है कि बच्चों को सांस लेने में डिफिकल्ट हो, बाहर के एनवायरनमेंट में सरवाइव करने में मुश्किल हो, और उनको अगर तुरंत एक्सपर्ट की हेल्प ना मिले और उनको आईसीयू में एडमिशन ना मिले, ऑब्जर्वेशन ना हो पाए, दवाइयां समय पर ना मिल पाए, तो ये बच्चों के लिए भी जानलेवा हो सकता है। मैम, इस समय जो ये माँ है और जो ये बच्चे हैं, इनमें क्या क्या सावधानियां बरती जाए, माँ कैसे देखरेख करे, क्योंकि एक साथ 5 बच्चों की देखरेख करना कितना चुनौतीपूर्ण है?
देखिए, एक बच्चे को टाइम से फीड करना माँ के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि डिलीवरी के बाद मदर खुद इतनी एग्जॉस्टेड होती है। उन बच्चों को देखने के लिए उसको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ तो उनके 5 बच्चे हैं, तो डेफिनेटली उनको और भी ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत होगी। और हो सकता है कि बच्चे माँ का दूध बच्चों को पूरा ना पड़े, तो हो सकता है कि उसको टॉप फीड या ऊपर का आर्टिफिशियल फार्मूला मिल्क की भी ज़रूरत हो। और उनको दूसरा ये है कि बच्चे जो हैं उनको चूंकि उनका शरीर छोटा है, उनका इतना ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाई है, तो उन बच्चों को ठंड लगने की बहुत पॉसिबिलिटी होती है। अगर टेम्परेचर उनके हिसाब से सेटल ना किया जाए, तो हो सकता है कि उनको जल्दी ठंड लग जाए, निमोनिया हो जाए, हो सकता है कि उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन जल्दी हो जाए। तो इन सब से ठंड से उनको बचा के रखा जाए, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जाए, उनको जो बर्थ के टाइम पर वैक्सीनेशन होते हैं वो बहुत जरूरी है। मतलब जो भी आसपास के उनके पीडियाट्रिशियन है, उनको बर्थ के टाइम जो वैक्सीनेशन देते हैं, बीसीजी वैक्सीनेशन और भी डीपीटी और कई सारे वैक्सीनेशन हैं, तो उन बच्चों को वो मिलना बहुत जरूरी है। और उनको ठंड से बचाव करना जरूरी है। साथ में उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना बहुत जरूरी है। अगर माँ का दूध पर्याप्त नहीं है, तो उनको आर्टिफिशियल फीड देने की जरूरत है। अब माँ किन किन चीजों का ध्यान रखे अपने खान पान में, अगर वो ग्रामीण क्षेत्र की एक महिला है खासकर, तो माँ के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि वो जो अपना नॉर्मल खाना मिलता है, वो जरूर खाएं। प्रॉपरली खाना स्किप ना करें। ऐसा ना करें कि वो सुबह का खाना या दोपहर का लंच ब्रेकफास्ट नहीं खा रही हैं। खाना जो नॉर्मल खाना होता है वो जरूर खाएं। उनकी खाने में अगर पॉसिबल है तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी अंडे तो बहुत अच्छे से मिलते हैं, तो उनको उबले अंडे दिए जाएं, या उनको ऐसी तरकारी भाजी दी जाए, जो हरी सब्जियां हैं वो उनको थोड़ा दी जाए। अगर वहाँ उनको दूध दही से बनी हुई चीजें जो जिसमें कि प्रोटीन ज्यादा होता है, वो ऐसी चीजें लें। मतलब पौष्टिक आहार अगर उनको पॉसिबल है तो जरूर लेना चाहिए। हाइजीन बहुत जरूरी है मेंटेन करना, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अगर उन्होंने हाइजीन मेंटेन नहीं किया, मतलब साफ सुथरे कपड़े इस्तेमाल करें बच्चों के लिए भी और खुद के लिए भी, खाना ठीक से खाएं, और अपना जो भी उनके परिवार में उनके रिश्तेदार हैं उनकी मदद जरूर लें, क्योंकि माँ के लिए एक प्रॉपर स्लीप भी बहुत जरूरी है। क्योंकि हो सकता है 5 बच्चों की वजह से उनकी नींद पूरी ना हो पाए, तो कोई भी हो जो उनकी हेल्प कर सके उन बच्चों को देख रेख में, मुझे लगता है वो बेहतर होगा। मैम, वो गर्भवती महिला के लिए वो कौन सी जांच या कौन सा अल्ट्रासाउंड किस महीने का जरूरी है, जिससे उसे ये पता चल पाए कि उसके पेट में कितने बच्चे हैं? जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है वो एक बहुत जरूरी अल्ट्रासाउंड होता है 2 चीजों के लिए। एक तो जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जी। पहले 3 महीने में जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें 2 चीजें देखी जाती हैं। एक तो ये है कि बच्चा बच्चेदानी के अंदर है या नहीं। तो अगर बच्चेदानी के अंदर नहीं है, उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, कि ट्यूब वगैरह में तो नहीं है फैलोपियन ट्यूब में, क्योंकि वो एक जानलेवा सिचुएशन होती है। दूसरा, ये जो 7 to 9 वीक्स प्रेगनेंसी है, मतलब 1.5 से 2 महीने में जो अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें ये पता चल जाता है कि वो कितने बेबीज कैरी कर रही है। उनके सिंगल बेबी है, 2 बेबीज हैं, जितने भी बेबीज हैं वो उसमें आइडेंटिफाई हो जाते हैं। 7 वीक्स, 1.5 महीने में ये अल्ट्रासाउंड कराने से पता चल जाता है कि कितने बेबीज हैं। अच्छा, ठीक है। और ये क्लियर हो जाता है कि कितने बेबी हैं, या फिर केवल मल्टीपल आता है? नहीं, बिल्कुल क्लियर हो जाता है। स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में अगर वो अल्ट्रासाउंड कराती हैं तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि कितने बेबीज हैं। दूसरा, ये भी क्लियर हो जाता है कि उनका जो आंवल है बच्चों की, वो एक ही है या 2 अलग आंवल हैं, इससे कि वो आइडेंटिकल ट्विंस हैं या नॉन आइडेंटिकल ट्विंस हैं, ये भी क्लियर हो जाता है। और तीसरा, जो मैंने बताया, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी प्रेगनेंसीज एक साथ हैं यूट्रस में, तो कौन सी प्रेगनेंसीज लाइव हैं, मतलब हार्ट बीट किस किस में आ गई है, किस में नहीं आई है, ये भी क्लियर हो जाता है। तो यानी किसी भी महिला को शुरुआत के जो 3 महीने का अल्ट्रासाउंड है वो कराना बहुत इम्पोर्टेंट है। जरूर, बिल्कुल कराना चाहिए। थैंक यू मैम।